નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અરવિંદી। તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આજના એપિસોડમાં આપણે જે ખાસ વાત કરવાના છે કે કઈ રીતના ટ્રેન્ડ અત્યારે રિયલ એસ્ટેટની અંદર ચાલી રહ્યા છે, ગ્રાહકો ખાસ કરીને કઈ રીતના ઘરની પસંદગી કરી રહ્યા છે અને સૌથી મોટો જે પ્રશ્નને આપણે અહીંયા આગળથી વાચા આપવાની કોશિશ કરીશું કે મિલેનિયન્સ કઈ રીતની ઘરની પસંદગી અહીંયા આગળથી કરતા દેખાઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને મેટ્રો સિટીઝની અંદર। તો આજે આપણી સાથે આ ચર્ચાની અંદર જોડાઈ રહ્યા છે एम्पायर सेंट्रमना सीईओ અને डायरेक्टर अनूप कुमार भार्गव। अनूप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। अनूप जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पिछले कुछ दिनों में हम पिछले तिमाही की कुछ रिपोर्ट्स भी आती हुई देख रही है, जिसमें पाया गया है कि ज़्यादातर खरीदारी जो हो रही है मेट्रो शहरों की अगर हम बात करें तो 1 बीएचके में होती जा रही है। और जो एक ट्रेंड अभी जो दिखता आ रहा है, अगर पिछले कुछ सालों से या जो हम जो रीत चलती आई है उसे देखते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखने को मिला है कि मिलेनियंस जो है वो अब घर की खरीदारी अपनी यंग एज में, मतलब जो मिलेनियंस एज में है वहाँ पे ही घर की खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस ट्रेंड को? मिलेनियंस 1 बीएचके ज़्यादा खरीद रहे हैं, किस तरीके की खरीदारी उनके तरफ से आती हुई आप देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मिलेनियल्स आजकल जो है 1 बीएचके ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, उसका रीज़न है। किसी भी मेट्रो टाउन में आप जाइए तो आपको एक चीज़ तो देखने को मिलेगी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग मेट्रोज़ में बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर वहाँ पे उनको जो यंग मिलेनियल्स हैं, उनको एक मकान खरीदने के लिए जो अफ़ोर्डेबिलिटी है, वो 1 बीएचके में मिल जाती है। एक तो ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण है कि जहाँ भी आपने मेट्रो टाउन्स में देखा होगा कि ये 1 बीएचके यूनिट्स के जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये स्टेशंस के पास होते हैं। पर्टिकुलरली आप देखिए मुंबई में, अगर मकान आपका मुंबई स्टेशन के पास है, तो आपके ट्रैवल बहुत आसान हो जाती है। कहीं भी आप ऑफ़िस जाना है, कहीं भी जाना है आपको। दूसरा, उसी के आस-पास कन्वीनियंस और भी हैं, जैसे मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वो भी सब पास में होते हैं। तीसरी चीज़, क्योंकि स्पेस कम होती है 1 बीएचके में, तो मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस बहुत मिनिमम हो जाती है, जो कि मिलेनियल्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और वो प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि सिंगल एक जो नया-नया जिसको नौकरी लगी है, वो लेना चाहता है, तो 1 बीएचके प्रेफ़र करेगा। और अगर वे न्यूली जॉइन्ड हैं, न्यूली मैरिड हैं, सिंगल हस्बैंड एंड वाइफ, उनके लिए भी 1 बीएचके बिल्कुल सूट करता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए 1 बीएचके की जो डिमांड है, वो काफ़ी ऊपर गई है मेट्रो टाउन्स में। ओके, तो मेट्रो शहरों જેવા કે મુંબઈની આપણે ખાસ કરીને વાત કરીએ તો 1 બીએચકેની માંગ ખાસી એવી વધતી દેખાય છે। કયા કારણો છે અહીંયા આગળથી ખૂબ સરસ રીતે અનુપજી આપણને સમજાવ્યા છે। સૌથી પહેલું કારણ બજેટ। તમારે ઓછું રોકાણ કરવું પડે છે, એક અફોર્ડેબલ બજેટની અંદર તમે 1 બીએચકેની ખરીદારી કરી શકો છો। બીજું મોટું કારણ છે કે તમારે આ ઘરને મેન્ટેન કરવા માટે મેન્ટેનન્સને લગતો જે ખર્ચ કરવાનો છે અને જે સમય આપવાનો છે એ બંને પણ અહીંયા આગળથી ઓછો ખર્ચાય છે અને એ તમારી લાઈફસ્ટાઈલને મેચ પણ કરે છે। અને આ યુવા વર્ગે તમારે કામ ધંધા પર તો ચોક્કસપણે જવાનું હોય છે, તો જો સ્ટેશનની નજીક હોય આવા જે તમને પ્રોજેક્ટ અહીંયા આગળથી મળતા હોય છે, ખાસ કરીને 1 બીએચકેના પ્રોજેક્ટ, તો તમારી એક કનેક્ટિવિટી પણ એક સરળ રહેતી હોય છે। તો આ તમામ વસ્તુઓ છે જે અહીંયા આગળથી 1 બીએચકેની ખરીદારી જે યુવાઓ દ્વારા થઈ રહી છે એના કારણો તરીકે આપણે અહીંયા આગળથી જોઈ રહ્યા છે। तो अनूप जी, अब आगे मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि क्या ये जो ट्रेंड है उसे डेवलपर्स ने भी समझा है, इस डिमांड को समझा है? क्या डेवलपर्स भी 1 बीएचके के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं? कहाँ कहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? ये आपको ये एक्चुअली मेट्रो टाउन उसके नियर बाय सबर्ब्स जो कि कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 बीएचके काफ़ी प्रेफ़रेबल है। उसका रीज़न ये भी है कि एक तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है डेवलपर्स के लिए, दूसरा उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम पड़ती है, फिर प्रॉपर्टी प्राइसेज़ भी थोड़े इंक्रीज़ होते ही हैं मेट्रो टाउन्स में। तो इन चीज़ों को देखते हुए और चेंजिंग लाइफ़स्टाइल, अब आपको एक चीज़ बहुत चीज़ बताऊँ मैं आपको, अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जितने भी यंग युवा हैं, उनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि घर के ऊपर छत कितनी ज़रूरी है। क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे कितने लोगों की जॉब चली गई। उनको सडनली रियलाइज़ हुआ कि जॉब भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? सो लुकिंग एट दीज़ फैक्टर्स डेवलपर्स आर पुटिंग मनी इन देयर एंड देयर रिड्यूस कॉस्ट है, तो उनको दे गेट गुड रिटर्न्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ व्हाई 1 बीएचके आर प्रेफर्ड।
ઓકે, તો અહીંયા આગળથી જે માંગ છે અહીંયા આગળ એ આવતી દેખાઈ રહી છે, ખાસ કરીને 1 BHKની મેટ્રો સિટીઝની અંદર. અને આ મેટ્રો સિટીઝની અંદર જે માંગ આવી રહી છે એને જોતા ડેવલપર્સ દ્વારા પણ એવા પ્રોજેક્ટ અહીંયા આગળથી ખાસ કરીને આવતા दिखाई रहा है. अनूप जी, मेट्रो सिटीज़ मतलब हम अगर मुंबई की बात कर रहे हैं या मुंबई के अलावा और कौन कौन सी सिटीज़ या मुंबई एमएमआर को अगर हम गिन लें तो कौन से एरियाज़ में इस तरीके की घर की अच्छी डिमांड्स या अच्छे सेल्स होते हुए हम देख पा रहे हैं? एमएमआर रीजन में देखेंगे तो अंबरनाथ है, कल्याण है, उल्लासनगर है, बदलापुर है, करजत, ये पूरी बेल्ट जो है, अगर आप देखें कंपेयर करें तो यहाँ पे ग्रोथ जो है 1 बीएचके और 2 बीएचके की जो है ऑलमोस्ट 25 टू 30% है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो यहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ी है। उसका रीज़न यही है कि कनेक्टिविटी बहुत पास है। न्यू बॉम्बे आप देखिए कितना पास है, कनेक्टेड है, रेलवे लाइन से कनेक्टेड है, रोड से कनेक्टेड है एंड अब तो काफ़ी-काफ़ी नए मेट्रो रेल्स यहाँ तक आ रही हैं। बदलापुर तक मेट्रो रेल का प्लान आ गया है। सो इन चीज़ों को देखते हुए जो डेवलपर्स भी काफ़ी बना बना रहे हैं और डिमांड काफ़ी 1 बीएचके की इन एमएमआर रीजन में काफ़ी बढ़ी है। ओके, तो एमएमआर रीजनની અંદર આ 1 BHKની ખાસી એવી ડિમાન્ડ આપણે વધતી જોઈ રહ્યા છે. એરિયાઝની પણ અહીં આગળથી આપણે વાત કરી છે કે જ્યાં આગળ આ ડિમાન્ડ વધતી દેખાઈ રહી છે. અને ખાસ કરીને સારી કનેક્ટિવિટી જ્યારે મળતી હોય ત્યારે આવા ઘર ખરીદવા માટે યુવા વર્ગ એક ઉત્સાહિત થાય છે. અને આ યુવા વર્ગ જ્યારે અહીં આગળથી એક આવું ડિસિઝન લેતા હોય છે તો 1 BHK એમની પહેલી પસંદગી ખાસ કરીને બનતું દેખાતું હોય છે. अनुप जी, आगे आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले फ्यूचर में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है? किस तरीके से आप देख रहे हैं? आने वाले टाइम में डेफ़िनेटली ये पॉज़िटिव इम्पैक्ट रहेगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जो मैंने पहले भी कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद लोगों को समझ आ गई है, उनको स्पेस की रिक्वायरमेंट है। वर्क फ्रॉम होम कांसेप्ट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश होता जा रहा है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बीच में रेगुलेशन लाया था कि भई वर्क फ्रॉम होम कांसेप्ट इज़ अलाउड, यू कैन डू इट। तो उसके चलते हुए लोगों को स्पेस एज़ वेल एज़ अफोर्डेबिलिटी दोनों चीज़ों को देखते हुए ये ट्रेंड जो है चलेगा। बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम है, डेवलपर्स के लिए अच्छा है और अफोर्डेबिलिटी बजट के हिसाब से और कन्वीनियंस और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये क्लाइंट के लिए भी अच्छा है। तो ये ट्रेंड रहेगा। ओके, तो आ ट्रेंड આગળ પણ વધતો દેખાઈ શકે છે. એક ચર્ચા આપણે અહીં આગળથી કરી રહ્યા છે. अनुप जी, 1 BHK के जो घर है वो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर भी यहाँ पे इन कुछ घरों के यहाँ पे बात हो सकती है, उसका फ़ायदा भी डेवलपर्स हो या ग्राहक को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है. तो इसका भी एक फ़ायदा आप देख रहे हैं? किस तरीके की स्थिति यहाँ पे आप देख रहे हैं? नहीं, 1 बीएचके और 2 बीएचके दोनों मेरे हिसाब से तो 1 बीएचके ज़्यादा है, बट 2 बीएचके भी, क्योंकि थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाती है उसमें, वर्क फ्रॉम होम कांसेप्ट मिल जाती है और जैसे-जैसे फैमिली बढ़ती है, आपके बच्चे आते हैं, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं, तो 1 बीएचके, 2 बीएचके दोनों का ही स्कोप अच्छा है और ये ट्रेंड रहेगा। इट विल बी डेफिनिटली अ पॉजिटिव ट्रेंड इन अ टाइम्स टू कम और रहने वाला है। जी, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट्स की मैं कुछ बात कर रही थी कि जो इस तिमाही के आते हुए दिखे हैं उसमें हमने ये भी पाया है कि 2 BHK की जो डिमांड है वो भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है. और जिस तरीके से जो लोग अपना जिनके पास एक घर है वो अब चाहते हैं बड़ा घर, ये खास तौर पे हमने इस पेंडेमिक के बाद रुझान जो है ग्राहकों की तरफ से बनता हुआ देखा है. तो अगर 2 BHK की डिमांड और सप्लाई की बात की जाए तो आप इस स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं पूरे एमएमआर की हम अगर बात करें तो? आपने बिल्कुल सही कहा कि पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद एक तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली गुड। तो 2 बीएचके जो यूनिट्स हैं, वो स्पेस रिक्वायरमेंट और बजट एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों का बैलेंस करता है। दैट इज़ व्हाई जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं थोड़ा-सा 1 बीएचके में एडिशन करके वो 2 बीएचके में जाना पसंद करते हैं। और ये 2 बीएचके भी काफ़ी अच्छे हैं, बट अफोर्डेबल उसमें आता है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है उसकी। पर्टिकुलरली अगर आप देखिए तो जो हाई कॉस्टली यूनिट्स हैं, मेट्रो टाउन्स में वो सब लोग प्रेफ़र नहीं कर पाते, पर्टिकुलरली युवा। युवाओं के लिए 1 बीएचके एंड 2 बीएचके इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो एक યુવાઓ માટે 1 BHK અને 2 BHK નો જે બેસ્ટ ઓપ્શન અહીંયા આગળથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. અને આવા પ્રોજેક્ટ્સ જે છે
એ ઘણા બધા અહીંયા આગળથી બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો જો તમે પણ ઘરની ખરીદારી કરવાનું ઈચ્છતા હોય તો આ રીતના એક અફોર્ડેબલ પ્રોજેક્ટ છે એને તમે મુલાકાત લઈને એક ખાસ પસંદગી તમે કરી શકો છો. अनूप जी, एक समय में हम ये भी देखते थे मुंबई में कि 1 RK, 1 रूम किचन का भी एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, पर फिलहाल अगर हम देखें तो हमें ये कहीं पे भी नहीं दिख रहा है. इस तरीके के नए प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं. तो क्या ये चीज़ अब इसकी डिमांड ही नहीं है और ये हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट दूर होते हुए देख पाएंगे? हाँ, 1 आवर के इट एक्चुअली उसको स्टूडियो अपार्टमेंट भी कहा जाता था, लेकिन वो कांसेप्ट जो है, अभी जो देखने को मिल रहा है, वो आपका होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा जा रहा है कि भई कोई 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए अगर टूर पे कोई आया है मेट्रो सिटीज़ में, वो प्रेफ़र करते हैं होटल में नहीं रुक के वो रेज़िडेंस अपार्टमेंट जो होते हैं उसमें चले जाते हैं। बट जहाँ तक रहने का सवाल है परमानेंट, युवाओं की जो पसंद है, वो मिनिमम 1 बीएचके और आइडियली 2 बीएचके उसमें ज़्यादा जाते हैं। तो 1 आरके उनके युवाओं की जो पसंद है उसमें ज़्यादा फिट नहीं होता। ઓકે, તો આ જે સ્ટુડિયો અપાર્ટમેન્ટ જેને કહીએ છીએ કે પહેલાં આપણે જેને 1 રૂમ કિચન તરીકે જોતા હતા, એની પણ પસંદગી યુવા વર્ગ એટલી બધી નથી કરી રહ્યો જેટલી પસંદગી 1 BHK એટલે કે 1 બેડરૂમ હોલ કિચન અને અથવા તો 2 BHKની ઉપર પસંદગી ખાસ કરીને આવતી દેખાઈ રહી છે. તો આ એક ખાસ ટ્રેન્ડ જે અહીંયા આગળ દેખાઈ રહ્યો છે, આપણે એની વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડો બ્રેક લેવાનો. એ લઈશું નાનકડો બ્રેક અને બ્રેક બાદ આપણે આ ચર્ચામાં આગળ વધીશું. બ્રેક પછી પ્રોપર્ટી ગુરુમાં હું જર્નાલ કંટી આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત કરું છું. અને આજે ચર્ચાની અંદર આપણી સાથે જોડાયા છે एम्पायर सेंट्रमना अनूप कुमार भार्गव. अनूप जी, दोबारा एक बार आपका फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु शो में. तो हमने जो ट्रेंड बनता हुआ देख रहे हैं 1 BHK, इसकी तो बात की है, पर ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट का जो डिमांड है 1 BHK 2 BHK में आती हुई हम देख रहे हैं. और ये वही सेगमेंट है जिस पे इंटरेस्ट रेट हाइक है उसका काफ़ी असर होता हुआ हम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घर खरीदारी जो होती है वो लोन लेके की जाती है और शायद 80% से ज़्यादा जो घर के ग्राहक है वो लोन लेके अपना घर खरीदते हैं. तो अब हमने देखा है कि शायद जो इंटरेस्ट रेट हाइक की साइकिल जो है वो हाइक तक पहुंच गई है और आरबीआई ने इस बार तो एक पॉज लिया है. तो क्या इससे खरीदारों के लिए, घर खरीदारों के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे? डेवलपर्स इसे किस तरीके से देख रहे हैं? इसकी क्या इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे, होम बायर्स पे हम देख पाएंगे? ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है आरबीआई ने और मेरे हिसाब से डेवलपर्स और युवा क्लाइंट के लिए दोनों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। एक तो आपका बोरोइंग जो है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी, होम लोन जो है ईएमआई आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाएगी और आपका ओवरऑल जो आप देखेंगे कि बायर और क्लाइंट जो और डेवलपर दोनों के लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, डेस्टिनेशन की अट्रैक्टिवनेस बाइंग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ઓકે, તો આજે વ્યાજ દરો જે છે એ વધતા અહીંયા આગળથી અટક્યા છે, પરંતુ પાછલા જે થોડો સમય આપણે જોયો છે કે વ્યાજ દર વધવાથી તમારી હોમ લોનના ઈએમઆઈની અંદર થોડો વધારો થયો હોઈ શકે છે, અથવા જો ઈએમઆઈ વધ્યા ન હોય તો તમારી હોમ લોનનો સમયગાળો જે છે એ વધ્યો હોઈ શકે છે. તો આ એક ઇમ્પેક્ટ હતી જે જેમણે ઘર ખરીદી લીધા હતા એમના ઉપર આવતી દેખાઈ હતી, અને જે નવું ઘર ખરીદવા ઈચ્છી રહ્યા હતા એમના સેન્ટિમેન્ટ ઉપર એક અસર વ્યાજદર વધારાની હતી. પરંતુ આ વખતે તો આપણે એક આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇકની સાયકલની અંદર એક પોઝ જોઈ રહ્યા છે, અને જે એક આરબીઆઈના સારા મૂવ તરીકે, વેલકમ મૂવ તરીકે અહીંયા આગળથી इंडस्ट्री અને रियल एस्टेट इंडस्ट्री અને ग्राहकों જોઈ રહ્યા છે. अनूप जी, अगर आगे हम बात करें तो मुंबई के अंदर बहुत सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं. वो मेट्रो की बात की जाए या फिर रोड कनेक्टिविटी की भी अगर बात की जाए तो एक बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो एक अपने मुंबई और आसपास के एरिया के रियल एस्टेट को भी खासा बूस्ट दे सकते हैं. तो आप इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और इसकी इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे, होम बाइंग पे किस तरीके से देख रहे हैं? इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, पर्टिकुलरली एमएमआर रीजन में, क्योंकि मुंबई का मेट्रो प्रोजेक्ट ले लीजिए या मुंबई का रेड लोग लिंक ले लीजिए, सी लिंक ले लीजिए,
अभी और उन्होंने एक नया ब्रिज तैयार करने वाले हैं फ्लाईओवर। तो और नवी मुंबई है, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सब कनेक्टिविटी को देखते हुए आपकी एक तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी मुंबई रीजन से और आपका आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज़ विद इन योर रेंज। बट फिर भी युवा जो है उसकी चॉइस डिपेंड करेगी कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसी है, प्राइसिंग कैसी है, एमेनिटीज़ कैसी दी जा रही हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान होगा। बट डेफ़िनेटली वो मुंबई से बाहर आके एमएमआर रीजन में कोशिश करेगा क्योंकि मुंबई रीजन में प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हैं और एमएमआर रीजन में प्राइसेज़ कम हैं, 1 बीएचके, 2 बीएचके। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આ જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ છે એનો ફાયદો તો ખાસો મળતો દેખાઈ શકે છે, પરંતુ ખાસ કરીને યુવા વર્ગ શું જુએ છે એની જો વાત કરીએ તો મોટી વસ્તુ જે છે એ પ્રાઇસ છે અને જે એમ્યુનિટીઝ છે, શું સુવિધાઓ મળે છે, આ તમામ વસ્તુઓ એના ઉપર ખાસ યુવા વર્ગ ધ્યાન આપતો હોય છે અને એ રીતે તેઓ ઘરની પસંદગી ખાસ કરીને करता હોય છે। तो अनूप जी, अब आगे मैं ये भी समझना चाहूँगी कि एक प्राइस की हमने बात की है, पर अगर हम एमिनिटीज़ वाइज बात की जाए या आज का युवा वर्ग जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी को लेके भी एक जागृत होता हुआ पाया गया है, तो इन सब चीज़ों पर भी कितना ध्यान देते हैं घर खरीदारी के वक्त? नहीं, इन पे ध्यान जाता है और जाना भी चाहिए और डेवलपर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक तो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट का उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट की बहुत बड़ी आजकल बात होती है कि आप किस तरीके की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कितनी कैसी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है और फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और युवा इस चीज़ों को आजकल युवा जो है आज का काफ़ी लर्नेड हो गया है, उसको मालूम है और इन चीज़ों को देख के ही वो अपना पसंद ज़ाहिर करता है। अनुप जी, अब आगे मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि काफ़ी जो कंसर्न्स हैं वो पोल्यूशन को लेके मुंबई एमएमआर रीजन में उठते हुए दिखाई दिए हैं, और बात निकल के ये आ रही थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से ये पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस पे आपकी राय क्या बन रही है? आप इसके किस तरीके से अ, देखते हैं? एक्चुअली में देखा जाए तो अगर खाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ब्लेम करें तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। पॉल्यूशन का जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यस एक चीज़ समझ में आती है कि नॉइज़ पॉल्यूशन। जब आप काम कंस्ट्रक्शन का होता है तो नॉइज़ होती है, वहाँ पे गर्डर्स चलते हैं, ये सब होता है, एक्सकवेशन होता है। तो उसको अगर अच्छा डेवलपर है तो वो उसको कंट्रोल करता है। उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाता है ताकि जो नॉइज़ है, वो आस-पास के एरिया में नहीं जाए। नॉइज़ पॉल्यूशन एक समझ में बात आती है, लेकिन पॉल्यूशन जो मुंबई में और एमएमआर रीजन में आपको देखने को मिलती है, वो खाली इसका नहीं है। मेन पॉल्यूशन तो आपको बढ़ती हुई ट्रांसपोर्ट की जो कारें हैं, कितनी ज़्यादा रोड के ऊपर कार्स आजकल चल रही हैं। बट एज़ ए गुड गुड डेवलपर आगे सोचना पड़ेगा कि आपको क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इलेक्ट्रिकल कार्स के अंदर काफ़ी उसको उत्साहित कर रही है। तो डेवलपर को ये देखना होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएँ, जो भी आप कॉम्प्लेक्स बनाएँ, उसमें आपको चार्जिंग फैसिलिटी देनी चाहिए। क्योंकि चार्जिंग फैसिलिटी बाहर इतनी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर प्रोजेक्ट में होगी, तो पीपल इलेक्ट्रिकल कार खरीदेंगे, उससे पॉल्यूशन जो है, वो उसमें डेफ़िनिटली गिरावट आएगी। ઓકે, તો એક કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીને માટે આ ચર્ચાનો વિષય ઉઠ્યો હતો, તો આના ઉપર આપણે કંઈ આગળથી વાત કરી છે, તો ડેવલપમેન્ટ જે છે, ઘરોની જરૂરિયાત છે એના પૂરી કરવા માટે કન્સ્ટ્રક્શનની તો એક ખાસી જરૂર હોય જ છે, તો આ એક મુદ્દો છે, પરંતુ અહીંયા આગળથી રિયલ એસ્ટેટ આ પ્રદૂષણને કઈ રીતે અટકાવી શકે છે, એને માટે શું થઈ શકે છે, એની અહીંયા આગળથી આપણે એક જો ખાસ એક મુદ્દો લેવા જઈએ તો એ છે કે જો આ રીતે ઈવી ચાર્જિંગ પોઈન્ટ્સ કે એ રીતની વ્યવસ્થા જો ડેવલપર દ્વારા આપવામાં આવે તો વધારે ને વધારે લોકો આ રીતના વ્હીકલ્સની ખરીદારી કરશે અને જેટલું એનો વપરાશ ઓછો થતો જશે પેટ્રોલ ડીઝલના વ્હીકલ્સનો, એટલું પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં એક આપણને રાહત મળતી દેખાઈ શકે છે। તો આ એક ઇનડાયરેક્ટ વેથી પણ એક અહીંયા આગળથી આપણે पर्यावरणને માટે એક કામ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી तरफથી થતું દેખાઈ શકે છે। अनुप जी, अब आगे मैं ये समझना चाहूँगी कि अगर फ्यूचर की बात करें तो किस तरीके से आप ट्रेंड्स बनते हुए देख रहे हैं? आने वाले दिनों में रियल एस्टेट को लेकर आप कौन-कौन से ट्रेंड को देख रहे हैं? अ,
ये रियल एस्टेट का फ्यूचर मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव और ब्राइट है। उसका रीज़न ये है कि एक तो गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे गुड पॉलिसीज़ निकाल के रियल एस्टेट को प्रमोट कर रही है। सेकेंडली अभी अब आप देखिए टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी कि आज का युवा बहुत ज़्यादा समझता है इन चीज़ों को। अब जो डेवलपर वर्चुअल टूल्स देने लगे हैं, जो डेवलपर्स डिजिटल प्रमोशन करने लगे हैं, इन सब चीज़ों का काफ़ी इम्पैक्ट रियल एस्टेट में आएगा और इससे रियल एस्टेट को फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा आप देखिए कि जितने भी सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ हैं, इको फ्रेंडली है, ये सब को डेवलपर्स काफ़ी आजकल ध्यान में रखते हैं। तीसरी चीज़ है और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट जो है, फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट वहाँ देते हैं। जैसे अब ये देखिए कि एल्डरली पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है। तो डेवलपर्स आजकल ये भी देख रहे हैं कि भई सीनियर सिटीज़न के लिविंग के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उनके जो बाथरूम्स हैं वो ज़्यादा स्लिपरी नहीं होने चाहिए। बाथरूम्स के अंदर फिटिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि सीनियर सिटीज़न को ईज़ी हो आने-जाने में लिए, उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। और अब ये अर्बनाइज़ेशन भी है, इन सबको देखते हुए चेंजिंग कंज़्यूमर प्रेफ़रेंसेस हैं। रियल एस्टेट का फ्यूचर मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड गवर्नमेंट का भी अपने प्राइम मिनिस्टर का भी ड्रीम है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2025 सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फ्यूचर फॉर रियल एस्टेट। ઓકે, તો રિયલ એસ્ટેટનું એક સારું ભવિષ્ય અહીં આગળથી દેખાઈ રહ્યું છે અને જે નવા ટ્રેન્ડ્સ અહીં આગળથી વાત કરીએ છીએ તો જે રીતની વાત અહીં આગળથી અનુપજીએ સમજાવી છે કે સિનિયર સિટીઝન માટે અલાયદી વ્યવસ્થા આપતા ઘરોનો એક ટ્રેન્ડ આવી શકે છે. આવી એક આના ઉપર ખાસ કરીને ડેવલપર્સ દ્વારા પણ એક ખાસ ફોકસ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. તો આવા અમુક ટ્રેન્ડ છે. આ ઉપરાંત જે રીતે આપણે વાત કરી કે સસ્ટેનેબલ હોમ્સના ઉપર પણ એક ખાસો ટ્રેન્ડ બનતો દેખાઈ શકે છે. તો આ રીતની ડિમાન્ડ્સ આપણે ખાસ કરીને જોઈ રહ્યા છે અને એવી સપ્લાય પણ આપણે मार्केट अंदर આવતા જોઈશું. अनूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े और इस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपने हमारे साथ चर्चा की. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડમાં પણ હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા, પરંતુ વધુ અપડેટ્સ અને જાણકારી માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. આવતા સપ્તાહ પ્રોપર્ટી ગુરુના એક નવા એપિસોડ સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર.